अब शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में देखिए, कोशिका विज्ञान की परिभाषा क्या है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये इसकी परिभाषा है कि सबसे छोटी होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसी से संरचना बनती है और यही इसमें सारे वर्क होते हैं। कोशिका जो शब्द है, शब्द कोशिका, इसको सर्वप्रथम दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो कि एक अंग्रेज था, इसने सबसे पहले दिया था 1665 में। 1665 में सबसे पहले इसको दिया था। कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, इम्यून सिस्टम या नर्व है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए नर्व। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्र नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सिस्टम नहीं, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। हाँ, तंत्रिका तंत्र की कोशिका या तंत्रिका नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, तो हम अपना काट देते हैं, वो सही लिखा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या कहलाती है? नर्व सेल्स। इसके बाद इसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ये दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे, स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने 1838 से 1839 तक के बीच ये कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी दी थी। सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल आध कोशिका कहलाती है। ये पूर्ण विकसित नहीं होती, अपूर्ण विकसित होती हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। जबकि यहाँ पर देखिए हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। सेल वाल इसमें सेलुलोज से निर्मित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में सेल वाल सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वाल जो कोशिका भित्ति है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। इसकी छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट कितनी कितनी होती है? बड़ी सब यूनिट होती है 50S और छोटी सब यूनिट होती है 30S प्रकार की होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इसमें बड़ी यूनिट जो होती है 60S की होती है और छोटी यूनिट 40S की होती है। लाइसोसोम एब्सेंट होते, नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी चारों तरफ झिल्ली होती है लाइसोसोम की, और इसमें झिल्ली वाले अंग नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम इसमें भी नहीं पाया जाता है। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अगुणित होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है मतलब सिंगल स्टैंड का बना हुआ होता है और सर्कुलर होता है। सही है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विगुणित होता है। प्रकाश संश्लेषण थैलेकॉइड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, अर्थात क्या है, क्या बनाता है? ये न्यूक्लियोइड बनाता है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बनाता है।
प्रकाश संश्लेषण थैलेकॉइड के अंदर होती है, थैलेकॉइड जो होती है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। गोल्जी काय झिल्ली होती है, इसलिए ये नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, सेंट्रियोन नहीं पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ये सब चीज़ क्या है, नहीं पाई जाती हैं। प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड, इसके अंदर ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये सब चीज़ पाई जाती हैं। गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, जबकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। किसमें, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए पेज, अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सेल आएगी नहीं। अब देखिए ये कोशिका यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, पौधों की कोशिका है। इसमें क्या सबसे बाहर की तरफ देख रहे हैं आप, क्या है, कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति होती है, देखिए ये लिखा हुआ है कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे यह ग्रीन कलर की जो बना हुआ है ये कोशिका कला होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें। कोशिका कला के अंदर ये बिंदी बिंदी जैसी दिख रही है, ये है साइटोप्लाज्म। कोशिका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव में ये बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी क्या पाई जाती हैं, ये रिक्तिका पाई जाती हैं। और सेंटर में केंद्रक पाया जाता है, सेंटर में क्या पाया जाएगा, केंद्रक। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में 3 भाग होते हैं, केंद्रिका जो कि बीच लगभग बीच में होती है, साइड में होती है, केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसे, और पूरा केंद्रक होता है। केंद्रक के वाली सबसे बाहर की जो झिल्लियाँ होती हैं जिसे डबल मेम्ब्रेन, इन्हें केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक मेम्ब्रेन। और इनके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमेटिन धागे, केंद्रक झिल्ली, सबसे बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के अंदर क्रोमेटिन धागे, और केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक किस किन से मिलकर बना हो गया, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होगा केंद्रक, देखो केंद्रक जो बनता है, केंद्रक जो बनता है वो एक केंद्रक झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली होती है सबसे बाहर की तरफ, इसके नीचे इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं, और क्रोमेटिन धागे के अलावा इसमें एक केंद्रिका होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका, और इन सबको झिले हुए वो सबसे बाहर की तरफ झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो ये सब बनता है केंद्रक। केंद्रक से लगा हुआ, ये आपको दिख रहा है, केंद्रक से लगा हुआ, ये केंद्रक से लगा हुआ अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक से लगा हुई अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। और इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहर यदि राइबोसोम पाए जाते हैं, तब इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका को रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यदि नहीं पाया जाता है राइबोसोम, तब इसे हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
इसके अतिरिक्त यहाँ ग्रीन कलर के ये पाए जा रहे हैं, ये हैं ग्रीन कलर के वैसे हरित लवक, हरित लवक पाई जाती है प्लांट में। कोशिका द्रव्य हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है प्लांट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपके वनस्पति विज्ञान का वनस्पति कोशिका का चित्र। ठीक है, वनस्पति कोशिका का चित्र हो गया। अब देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। प्राणी कोशिका है इधर। अच्छा, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है इसमें, जबकि उपस्थित पाई जाती है। प्राणी कोशिका में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त मोटी भित्ति सेल वॉल से घिरा रहता है, मतलब कोशिका भित्ति के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल तारकाय इसमें उपस्थित होता है, जबकि इसमें तारकाय नहीं पाया जाता है। प्रमुख और बहुत जटिल कोशिकाएं केंद्रक होता है, कोशिकाएं केंद्रक, जबकि इसमें कोशिकाएं उपकरण नहीं पाया जाता। कई छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होती, डिक्टियोसोम कहते हैं उसे हम। यहाँ पर कोशिकाएं को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। कोई छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होता है, जबकि इसमें जटिल कोशिकाएं पाया जाता है, जटिल कोशिकाएं पाया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण खोजें कौन कौन सी हुई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? कार्टी और डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? सुलजे ने दिया। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी का उपकरण किसने? कैमिलो गोल्जी ने। क्रोमोसोम्स किसने दिया है? वाल्डेयर ने। राइबोसोम किसने दिया है? पेलाडे ने। लाइसोसोम नाम किसने दिया है? की खोज किसने करी? डीडोबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने नाम दिया। जीन शब्द की उत्पत्ति किसने की? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने दी। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैक्लिफ्टॉक ने। जेनेटिक कोड किसने बताया? हरिगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड बताए की खोज करी। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने करी? फार्मर मूरे ने। अब संरचना और उनके कार्य के बारे में। सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, केवल प्लांट सेल में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। सेलुलोज की बनी हुई होती है, इंपॉर्टेंट बात है कि सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधे रखती, जोड़े रखती है। ठीक है। अब आती कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के अंदरूनी सतह पर कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसमें कुछ भाग में सेलेक्टिव चीज़ें ही निकल पाती हैं। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का पारगमन करती इसी से होता है। कोशिका के अंदर बाहर पारगमन के इसी के अंदर इसी से होता है। किससे? कोशिका झिल्ली से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे। कोशिका का विद्युत ग्रह। इसकी खोज अल्टमान ने की। अल्टमान ने इसकी खोज करी। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मुख्य कार्य इसकी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसमें डीएनए पाया जाता है। ऑक्सीडेशन में एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है?
एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। केंद्रक न्यूक्लियस के सेल का प्रमुख अंग होता है, प्रबंधन का कार्य करता है। प्रोटीन इसमें 85% होती है, आरएनए 10% होता है और डीएनए 5% होता है। केंद्रक में उपस्थित द्रव्य में धागे नुमा क्रोमेटिन पाए जाते हैं जो डीएनए का बना होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन ही गुणसूत्र में बदल जाता है। सभी जातियों में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में कितनी होती है? 46। आनुवांशिक सूचनाओं का और गुणसूत्र जो क्या काम करता है? आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होते हैं और इसमें से 23 जोड़ा में से 22 जोड़े तो होते हैं, वो समान होते हैं, स्त्री पुरुष में समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स गुणसूत्र कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। महिला में XX होता है ये और पुरुष में XY होता है। स्त्री और पुरुष में भिन्न, इसी से शिशु का लिंग निर्धारित होता है। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, अर्थात इसमें से राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए इसमें ये आरएनए का बना हुआ होता है, लेकिन इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ना तो राइबोसोम होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही केंद्रक होता है। ठीक है, स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, 80 प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। 70 प्रकार के होते हैं उसमें 50S और 30S से मिलकर बनते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट से मिलकर बनता है 80S। हरितलपक देखिए, ये पादप कोशिका की रसोई कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। क्लोरोफिल इसमें हरे पाया जाता है जो पौधे को हरे रंग का बनाता है, हरा रंग देता है। कैरोटीन और जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। ये कैरोटीन और जेंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं जो पत्तियों का रंग पीला होता है। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। डीएनए भी पाया जाता है, अतः द्विगुणन की क्षमता होती है। हरितलवक में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, जिनके कारण इसमें द्विगुणन की क्षमता इन दोनों में होती है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करता है। अवर्णीय लवक होता है, जड़ों और भूमिगत भागों में पाया जाता है। वर्णीय लवक होता है, रंगीन लवक प्रायः लाल होते हैं, पीले होते हैं, नारंगी होते हैं, पुष्प फलभित्ति बीज में पाए जाते हैं। टमाटर टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। विटामिन चुकंदर में पाया जाता है, इसलिए ये तीनों चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है शरीर को, तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, टमाटर, गाजर, चुकंदर। कैरोटीन जो है वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रिकर्सर है, मतलब विटामिन ए इसी से बनता है, कैरोटीन से बनता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना देख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है वो लेयर है, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली। ये डबल होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इनके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा कहते हैं। ये इसमें थाइलाक्वाइड्स जो होता है, थाइलाक्वाइड्स एक सिक्के की तरह संरचना होती है। थाइलाक्वाइड की संरचना कैसी होती है? एक सिक्के की तरह। लेकिन जब थाइलाक्वाइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होकर ढेर बना लेते हैं, तब इस पूरे ढेर को कहते हैं ग्रेनम। एक ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम कहते हैं। और एक सिक्के को क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। 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 थाइलाक्वाइड आपस ग्रेनम आपस में लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। और इनके अंदर पाया जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं इन्हें आत्मघाती थैले कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सूक्ष्म होते हैं, गोल होते हैं, गहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। इनका प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। 24 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इनके एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो पचाने का काम करते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि आत्मघाती के थैले जब सेल की डेथ होती है तब ये फट जाते हैं और सेल के सारे अंगों का पाचन कर देते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में लिख लेना। इम्पोर्टेंट ओफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम एक पौधा जिसे फर्न है ये ओफियोग्लॉसम। इसमें सबसे अधिक संख्या की गुणसूत्रों की संख्या होती है 630 पेयर पाए जाते हैं। सबसे छोटी कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होती है कोशिका की। सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा। उससे छोटा क्लोरोप्लास्ट होता है, उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियस केंद्रक, फिर उससे क्लोरोप्लास्ट उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे छोटा राइबोसोम होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की आयु सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं की आयु। अस्थि कोशिकाओं की आयु 15 से 20 वर्ष होती है। अस्थि कोशिकाओं की आयु 15 से 20 वर्ष होती है। अस्थि कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन में सेल में क्या क्या होता है? वाटर होता है 80% होता है, 70 से 80%। इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं 1%। कार्बोहाइड्रेट होता है 1%। लिपिड होता है 10.5%। प्रोटीन होता है 12%। न्यूक्लिक एसिड होता है 2%। और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 0.5%। प्रोटीन होता है 60%, सबसे अधिक मात्रा में होता है 60%। मिसलेनियस मतलब इसके अलावा और 10% भी होते हैं। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका बता देंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो 3% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस 3% होते हैं। ग्लाइकन्स 6% होते हैं। लिपिड्स 16% होते हैं। ये कितना है? ड्राई मास में, जो कोशिका के ड्राई मास में इतना परसेंटेज होता है। कोशिका विभाजन देख लीजिए। कोशिका विभाजन किसने दिया था? सबसे पहले कोशिका विभाजन दिया था बिरचाऊ ने देखा था। बिरचाऊ ने सबसे पहले सेल डिवीजन देखा था। अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। 3 प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। ये एमाइटोसिस ये अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। खोज करता है असमसूत्री विभाजन के खोज करता है वाल्थेयर फ्लेमिंग ने। ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ये एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए समसूत्री से कहते हैं। ये सबसे छोटी अवस्था इसमें एनाफेज की होती है और सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज की होती है। अर्धसूत्री विभाजन में खोजकर्ता बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन खोजा था।
विस्तृत अध्ययन इसका किया था स्ट्रासबर्गर ने। ये विभाजन केवल जन्म कोशिकाओं में होता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की इकाई डीएनए होती है। डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। डीएनए की संरचना। डीएनए के एक अणु में 4 प्रकार के हजारों न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं। तो ये क्या पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर ये संरचना बनाते हैं। देखो ये रहा, ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लिक अमीनो एसिड और शुगर। अमीनो एसिड, जरा ये है शुगर, शर्करा शुगर है, और फॉस्फेट, और ये क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट, शुगर और अमीनो एसिड से मिलकर ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़े आते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरी श्रृंखला बना लेते हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखिए डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। इसमें क्या एक चक्कर में कितने होते हैं? 34 एंगस्ट्राम की दूरी होती है एक चक्कर में। इसमें कम से कम 10 अमीनो वो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। ये पेपर पूछा जाता है कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। एक टर्न में 34 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। तो एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में क्या होता है? एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन, ग्वानिन, और पाइरिमिडीन में होते हैं थाइमीन और साइटोसिन। थाइमीन और साइटोसिन, ठीक है, तो ये पाइरिमिडीन होते हैं। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और बेस, शर्करा और बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस, वो क्या कहते हैं? अमीनो एसिड, जो भी है, प्यूरिन हो, पिरिमिडीन हो, कुछ भी हो, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कि कई सारे मिलकर आपस में चेन बना लेते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड की चेन कहते हैं, या फिर कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। इसी को डीएनए कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड को।
डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की सलाह दी वाटसन एंड क्रिक ने दी थी 1953 में। उन्होंने बताया कि डीएनए एक सीढ़ी की तरह सीधा ना होकर सर्पिलाकार द्विगुणित होता है। चारगाफ रूल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चारगाफ रूल इरविन चारगाफ ने दिया था। डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ सार्वत्रिक नियम दिए थे। पहला नियम है प्यूरिन और पिरिमिडिन बराबर मात्रा में होते हैं। तो प्यूरिन जो होते हैं और पिरिमिडिन जो होते हैं वो बराबर मात्रा में होते हैं। डीएनए का बेस कंपोजिशन प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। डीएनए का बेस कंपोजिशन जो होता है वो प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। एडिनिन तथा थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का मोलर आयतन की दर सदैव 1:1 होती है। तो मतलब एडिनिन से थाइमिन 1 होता है, ऐसे ग्वानिन से और साइटोसिन 1:1 होता है। एडिनिन और थाइमिन का जोड़ बटे साइटोसिन और ग्वानिन का जोड़ का रेशो जो है प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग होता है। ये सब इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रजाति में इसका रेशो A+T और CJ+G का रेशो अलग अलग होता है। अब इसमें डीएनए कितने प्रकार का होता है? A डीएनए होता है, B डीएनए होता है, C डीएनए होता है, D डीएनए होता है। 4 तो यही हो गए। और Z डीएनए होता है 5वां। तो ये सारे डीएनए A डीएनए, B डीएनए, C डीएनए, D डीएनए ABCD है का हेलिक्स कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है, राइट हैंड की तरफ मुड़ता है, घूमता है। जबकि Z डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। कैसा होता है इसका? लेफ्ट हैंडेड होता है। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन की क्रिया कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए की बनने की क्रिया रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए से फिर प्रोटीन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन के बनने को कहते हैं, सही है। और इन सबको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोमा। डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। डीएनए का जो शुगर होती है डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, जबकि इसमें राइबो शुगर पाई जाती है। डीऑक्सी राइबो शुगर का मतलब जो होता है कि शुगर में शुगर के दूसरे कार्बन पर O होता है, जबकि यहाँ पर राइबो शुगर का मतलब है कि शुगर के दूसरे कार्बन पर OH होता है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन AG होते हैं और पिरिमिडिन TC होते हैं, जबकि आरएनए में प्यूरिन AG होते हैं और पिरिमिडिन UC होते हैं। यू क्या होता है? यूरासिल। यूरासिल कैसा बनता है? यूरासिल बनता है, थाइमिन कैसे बनता है? थाइमिन बनता है यूरासिल का मिथाइलेशन हो जाता है तब थाइमिन बनता है। द्विगुणित सर्पिलाकार संरचना है डीएनए, जबकि ये सिंगल स्टैंडर्ड संरचना है, सिंगल सरल। डीएनए क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोटिक कोशिका, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि आरएनए कहाँ? केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। थाइमिन, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि थाइमिन के स्थान पर यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कहते हैं इसे, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, टीआरएनए कहते हैं या एसआरएनए कहते हैं। केंद्रक के बाहर संदेश प्राप्त कर अमीनो एसिड का सिलेक्शन करता है एमआरएनए।
केंद्रक के बाहर संदेश प्राप्त कर अमीनो एसिड का सिलेक्शन करने का काम करता है mRNA। rRNA राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। tRNA या सॉल्युबल RNA ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं, राइबोसोम पर लेकर आते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, केंद्रक से मैसेज को लेकर साइटोप्लाज्म तक आता है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम 3 थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासी गुणों को प्रकट करने वाले जीन्स के जोड़ों को एलील्स कहते हैं। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासी गुणों को प्रकट करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? जीन्स के जोड़े एलील कहलाते हैं। इसलिए इन्हें ए से लिखते हैं, डबल डबल करके लिखते हैं, जोड़ा होता है ना, इसलिए डबल डबल करके लिखते हैं। सहलिंगता सेक्स लिंक्ड जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। मुख्य बीमारियां कौन कौन सी होती हैं इनसे? रंग बढ़ता जो एक्स लिंक्ड जीन पाए जाते हैं, गंजापन, बाल्डनेस जिसे कहते हैं, हीमोफीलिया, मायोपिया, आंखों में मायोपिया होता है, हाइपरट्राइकोसिस। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्तन का नियंत्रण जीन करता है। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष का परिवर्तन कौन करता है? जीन करता है। जीन ही लक्षण को बताता है। वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। वंशागति का भौतिक आधार क्या कहलाता है? क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें जीन होते हैं। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बीगल ने मलय द्वीप समूह की यात्रा में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? बीगल। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी थी? किताब का नाम है ये, किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन जीवों में उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है। प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और जीवों में विभिन्न उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है। संयुक्त सूत्रधारी की संरचना जेनसन ने दी थी। जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दी थी। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग और इनके साथियों ने करी थी। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण डॉक्टर हरविंद खुराना ने किया था। कृत्रिम जीन बनाया था इन्होंने। बीटल और टेटम ने क्या कहा था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। मतलब एक जीन एक एंजाइम को कोड करता है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीटल टेटम ने। जीन क्रिया नियमन की ऑपेरिन सिद्धांत का प्रतिपादन जैक्सवा और मोनो ने किया था। सिस्टोन, म्यूटॉन, रिकॉन तीन प्रकार के जीन होते हैं। सिस्टोन, म्यूटॉन और रिकॉन। तीनों जीनों की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बेंजर इसके प्रतिपादक हैं, इन्होंने बताया था। डीएनए का एक्सरे एनालिसिस किसने किया था? विल्किंस ने किया था। टीआरएनए की खोज किसने की थी? रॉबर्ट होली ने की थी। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल क्रम का नियंत्रण जीन्स द्वारा होता है। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल का नियंत्रण, प्रोटीन अणुओं में अमीनो अम्ल से बनता है ना, अमीनो अम्ल का नियंत्रण जीन्स द्वारा होता है। 3 क्षारकों से बना अनुवांशिक कोड ट्रिपलेट कोड कहलाता है। अनुवांशिक कोड में कुल संभावित शब्द कितने होते हैं? 64 होते हैं।
मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम, सर्वकालिक और आनुवांशिकी का मूल आधार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं तुमको। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाल्टर और सटन ने दी थी। वाल्टर तथा सटन ने दिया था। क्रोमोसोम में जीन्स रेखीय विन्यास लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। आनुवांशिकी अध्ययनों में सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला नामक कीट पर पाया जाता है। ड्रोसोफिला नामक कीट पर पाया जाता है। लिंग सहलग्नता की खोज टी.एच. मॉर्गन द्वारा की गई थी। टी.एच. मॉर्गन ने लिंग सहलग्नता की खोज करी थी। एक्सरे द्वारा सर्वप्रथम म्यूटेशन उत्पन्न होता है। एक्सरे द्वारा म्यूटेशन उत्पन्न होता है, मुलर ने सबसे पहले ये बताया था। यू नामक ट्रिपलेट कोड किस अमीनो एसिड का संकेत है? फेनिल एलानिन। यू ट्रिपलेट कोड है, इस किसको बताता है? ये फेनिल एलानिन को कोड करता है। इसमें समान एलील धारण करने वाले जीवों को समजात कहते हैं। समान एलील जिनमें होते हैं ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? समजात। और भ्रातीय यमज फ्रेटर्नल ट्विंस का जीन प्ररूप जीनोटाइप असमान होता है। जीनोटाइप कैसा होगा? इसमें असमान होता है। श्यामीर समझ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के समय परस्पर जुड़े रहते हैं। जन्मजात बीमारी रंजकहीनता, जन्मजात बीमारी होती है एक रंजकहीनता, टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होता है। टायरोसिनेज एंजाइम के कारण ये रंजकहीनता हो जाती है। लीथल जीन की खोज किसने करी थी? लीथल जीन क्यू नॉट ने लीथल जीन की खोज करी थी चूहों में। मेंडल के नियमों का विचलन और रूपांतरण के कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक तो हो गया ये पहले का है। लीथल जीन एक्शन, जीन इंटरेक्शन, ये 3 हैं। रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को, जो कि रक्त में पाए जाते हैं, का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बनता है, प्रोटीन बनता है। ये रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। मंगोली जड़ता बीमारी है ये। मंगोली जड़ता बीमारी का कारण ट्राइसोमिक क्रोमोसोम होता है। ट्राइसोमिक 2n+1, एक और ज़्यादा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, छोटा कद, मंद बुद्धि, मोटी जीभ, खुरदरी त्वचा होती है। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों के सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण होने वाली बीमारी है। सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता होती है तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं महिलाओं में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र हैं उनमें संख्या बढ़ जाती है। एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, XX हो जाती है। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु बार बॉडी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था के समय लिंग का परीक्षण करना है तो बार बॉडी की अध्ययन किया जाता है। अगर बार बॉडी है तो लड़की है, बार बॉडी नहीं है तो लड़का है। बार बॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण की विधि को हम एमिनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमिनियोसेंटेसिस म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डोबरिज ने दी थी। मुलर को 1946 में एक्सरे द्वारा म्यूटेशन हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मुलर को दिया था। अब आ जाता है विषाणु। चैप्टर नाम आया था विषाणु। विषाणु के बारे में देख लेते हैं। विषाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी।
वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने करी थी। इवानोवस्की एक रशियन शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने 1892 में की थी। तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग पर अध्ययन करने में की थी। तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग हो जाता है, उसी को उसका अध्ययन करने का करी थी इन्होंने। लुईस पाश्चर बीजिंग तथा बीजिंग द्वारा वायरस को जीवित तरल संक्रामक कहा जाता है। जीवित तरल संक्रामक कंटेजियम वाइब्रियम फ्लूइडियम कहा जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म होता है, परजीवी होता है, अकोशिकीय होता है, नॉन सेलुलर होता है और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के से बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होते के कण होते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ये जनन या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इनके बिना निर्जीव की भांति रहते हैं। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पॉइजन, जहर। अब देखिए वायरस में जीवित के समान लक्षण कौन कौन से होते हैं। ये टीएमबी वायरस है, टोबाको मोजेक वायरस है। इसमें क्या है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे को कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैप्सिड कहते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल है, ये आरएनए है। अब इधर देख लीजिए, ये जनन कर सकते हैं लेकिन जीवित कोशिकाओं के अंदर। ये है सजीव लक्षण। इसमें इनके शरीर में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आरएनए या डीएनए पाया जाता है, जिससे ये बाह्य वातावरण के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम के समान ही म्यूटेशन उत्परिवर्तन भी होता है। बैक्टीरिया और फंजाई के समान रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखो निर्जीव लक्षण। इसमें प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है, एंजाइम सिस्टम, श्वसन आदि मूलभूत लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ये इसका निर्जीव लक्षण है। जीवित कोशिका के अतिरिक्त वायरस का संवर्धन कल्चर, बनावटी या कृत्रिम मीडिया में नहीं किया जा सकता है। जैसे जीवित कोशिका का संवर्धन किया जाता है कृत्रिम मीडिया में, लेकिन वायरस का नहीं कर सकते हैं, इसलिए निर्जीव है। परपोषी होस्ट के आधार पर वायरस कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। प्लांट वायरस, पादप विषाणु जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, टीएमबी उदाहरण है। एनिमल वायरस, जंतु विषाणु, इसमें आरएनए या डीएनए में से कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, एड्स वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी, डीएनए इसमें डीएनए पाया जाता है और ये बैक्टीरिया पर आश्रित होते हैं। टी2 फेज बैक्टीरियोफेज का डायग्राम सहित वर्णन देख लीजिए। अब बैक्टीरियोफेज की खोज टॉर्ट ने की थी। टॉर्ट ने और फेलिक्स डी हैरेल ने 1917 में की थी। इसमें डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए है। कैप्सिड जो होता है वो हेड जो होता है वो इसमें प्रोटीन का बना होता है और अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। बैक्टीरिया सेल का प्रयोग पोषक के रूप में अपने जनन हेतु करते हैं। और ये नीचे की तरफ ये इसकी मिडिल पोर्शन है, टेल है। टेल में शीत होती है, टेल की शीत होती है और बीच में एक कोर होता है। ये यहाँ पर ये कोर होता है। कोर के सबसे नीचे वाले भाग में, आधार वाले भाग में क्या होता है, बेसल प्लेट पाई जाती है, आधार प्लेट पाई जाती है। इस आधार प्लेट से टेल फाइबर निकले रहते हैं। कितने टेल फाइबर होते हैं? 8 टेल फाइबर होते हैं। प्लाज्मिड
प्लाज्मिड जो है जोशुआ लेडरबर्ग ने, अमेरिकन वैज्ञानिक है लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड की खोज करी थी 1952 में। प्लाज्मिड में केवल डीएनए का लूप पाया जाता है, प्रोटीन के कोट को कवर का आभास होता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरियोफेज या अन्य बैक्टीरिया या इकोलाई से पृथक किया जा सकता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया फेज या इकोलाई से हम निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स से होने वाली बीमारियों की खोज के लिए गैजडूसैक ने 1967 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। प्रियॉन्स मात्र संक्रामक प्रोटीन होते हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। मात्र संक्रामक प्रोटीन होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड या आरएनए या डीएनए नहीं पाया जाता है। सही है। रोग कौन कौन से होते हैं इनसे? स्क्रैपी डिसीज होती है, जो भेड़ों में स्क्रैपी डिसीज आती है। मैड काउ डिसीज जो होती है वो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी मैड काउ डिसीज हो जाती है। मनुष्यों में क्रिट्सफेल्ड जैकब डिसीज हो जाती है, क्रिट्सफेल्ड जैकब डिसीज। एल्जाइमर बीमारी भी प्रियॉन से ही होती है, इसकी पुष्टि की खोज चल रही है। पोलियो वायरस रिलेटेड डिसीज कौन सी होती है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस। पोलियो वायरस नहीं होगा, ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस। हर्पीज वायरस हो जाता है। एप्स्टेन बार वायरस कौन कौन से हैं? मोनोन्यूक्लियोसिस, ब्रोकेट्स, लिम्फोमा रिलेटेड डिसीज हैं इनसे। एप्स्टेन बार वायरस से। बेरॉइड वायरस से स्मॉल पॉक्स हो जाता है। रूबेओला से चिकन पॉक्स हो जाता है। राइनोस वायरस से कॉमन कोल्ड हो जाता है। मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा हो जाता है। पोलियो वायरस से पोलियो माइसिटीज हो जाता है। पैरामिक्सो वायरस से मम्स हो जाता है। रैप्डो वायरस से रेबीज हो जाता है। अब आते हैं बैक्टीरिया पर। खोज है इनकी एंटिनो वॉन लीवेनहॉक 1683 हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है, ये बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है। बैक्टीरिया नाम एरेनबर्ग ने दिया था 1829 में। एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर किया था। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का आर्टिफिशियल कल्चर रॉबर्ट कोच ने किया था। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। एंटीसेप्टिक थ्योरी या प्रतिरोधी मत लिस्टर ने दिया था जीवाणु के संबंध में। ये जीवाणु की संरचना है। सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है, छोटा डीएनए, स्मॉल डीएनए, सर्कुलर डीएनए और मीसोसोम पाए जाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से ही अटैच होते हैं। मीसोसोम्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कुछ फिम्बरी पाई जाती है, कुछ फिम्बरी पाई जाती है। डीएनए, बड़ा सर्कुलर डीएनए जिसको न्यूक्लियर डीएनए होता है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेल वाल, सबसे बाहर की तरफ सेल वाल पाई जाती है
और सेल वॉल से ही कैप्सूल बनता है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल बनता है। इंक्लूजन बॉडी, कुछ इंक्लूजन बॉडी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन आदि पाई जाती हैं। इनमें कुछ लंबे फ्लैजिला भी पाए जाते हैं चलने के लिए। जेंडर और लेडरबर्ग द्वारा, जेंडर और लेडरबर्ग द्वारा और लेडरबर्ग वर्ग द्वारा 1952 में जीवाणुओं को में होने वाली लैंगिक जनन की विधि ट्रांसडक्शन की खोज करी थी। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज करी थी, रूपांतरण की खोज करी थी। जीवाणु संरचना, सबसे बाहर सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक कोशिकीय रचना होती है। सेल वॉल के नीचे प्रोटीन फास्फोलिपिड की बनी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और अन्य विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। अब ये लिस्ट है, इसे याद करना है। प्रतिजैविकी का नाम इम्पोर्टेंट है, जीवाणुओं के नाम। ओरोमाइसिन जो है वो मिलता है, प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरोफैसिन से। बेसिट्रेसिन प्राप्त होता है बैसिलस सबटिलिस से। क्लोरोमाइसिटीन स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली से प्राप्त होता है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियस से प्राप्त होता है। नोवोबायोसिन स्ट्रेप्टोकोकस निवियस से प्राप्त होता है। पॉलीमिक्सिन बी बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस ग्रियस से प्राप्त होता है। टेट्रामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से प्राप्त होता है। टाइरोथ्राइसिन ए बैसिलस ब्रेविस से प्राप्त होता है। और नाइस्टेटिन स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्सी से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिस्ट है, इसे इम्पोर्टेंट लिस्ट लिख लो यहाँ पर और याद करना है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स कहलाता है। कारक होता है HIV। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम होता है इसका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रोवायरस है जो आरएनए पाया जाता है। रेट्रोवायरस है और HIV में RNA पाया जाता है। फ्रांस के पोस्टियर इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वप्रथम HIV की खोज को रिपोर्ट किया गया था, जो कि डॉक्टर मैक मॉन्टेगनर की टीम का कार्य था। तो इसकी खोज किसे मिलता है? मॉन्टेगनर को मिलता है। 1984 में डॉक्टर रॉबर्ट गैलो द्वारा एड्स की वजह HIV को बताया गया था। तो एड्स की वजह जो है वो HIV है, ये बताया रॉबर्ट गैलो ने 1984 में। HIV में पाए जाने वाले एंजाइम रिवर्स कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम हैं जो HIV में पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज। HIV मनुष्य की रोग प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे किसी भी बीमारी के प्रति शरीर अपनी रक्षा नहीं कर पाता और विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगने लगती हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
8 का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा एड्स का उपचार किया जाता है। तो ये थेरेपी है एड्स का उपचार करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज की जाती है। एड्स की नवीनतम औषधियाँ कौन कौन सी हैं? HIV थर्ड है, AZT 3 है, एजिडोथाइमिडीन 3, सुरानमिन, साइक्लोस्पोर्टिन, रिबाब्राइन, एल्फा इंटरफेरॉन, HPA23, 2,3-डाई-डिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हो गई, औषधियाँ हो गई इसकी। अब बायरॉइड के बारे में आ जाइए। ओटी डाइनर ने बायरॉइड की खोज करी थी। बायरॉइड की खोज किसने करी? ओटी डाइनर ने की थी। बायरॉइड सबसे छोटा रोग वाहक है, विषाणु है। ये बायरॉइड में केवल RNA पाया जाता है। कोष्ठ के केंद्रक में जनन करके रोग फैलाते हैं। केवल RNA होता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। बायरॉइड में कैप्सिड नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिसीज। नींबू में सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिसीज। अब लिस्ट याद कर लें इसे। रोगों के नाम है, जीवाणु है, कौन से जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से हैजा रोग फैलता है। डिप्थीरिया रोग कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से फैलता है। सुजाक रोग गोनोरिया जिसे कहते हैं, गोनोकॉकस गोनोराई से फैलता है। कोढ़ या कुष्ठ रोग लेप्रोसी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। न्यूमोनिया डिप्टोकॉकस निमोनी से फैलता है। प्लेग बैसिलस पेस्टिस से फैलता है। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम से फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। टिटेनस ट्राइकोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। काली खांसी होमोफिलस पर्ट्यूसिस से फैलता है। काली खांसी वोपिंग कफ होमोफिलस पर्ट्यूसिस से फैलता है। ठीक है, अब आगे जो भी है चैप्टर में वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अच्छा, अगली लिस्ट है फिर से एक और। चलो ये एंटीबायोटिक इसे ही पढ़ लेते हैं। स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से फैलता है, से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोमाइसिटीन ड्रग है। क्लोरोमफिनिकॉल ये वेनेजुएली स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त होता है। ओरियोमाइसिन क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियन से प्राप्त होता है। टेट्रामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से प्राप्त होता है। नियोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त होता है। एथोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रियस से प्राप्त होता है। कैनामाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनोमाइसिटियस से प्राप्त होता है। ग्रीसियोफिल्विन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होता है। बेसिट्रेसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस सबटिलिस से प्राप्त होता है। पॉलीमिक्सिन बी बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में